करते हैं। यहाँ पर इस असेसमेंट को डायग्नोस्टिक असेसमेंट इसलिए कहा जाता है कि जब हम कोई कंसेप्ट स्टूडेंट्स को क्लियर कर चुके होते हैं या कोई लर्निंग आउटकम हमने स्टूडेंट को क्लियर किया होता है, तो वो कितना क्लियर हुआ है और बच्चों ने उसको कितना समझा है, हम वो चेक करना चाहते हैं। और जब डायग्नोज हो जाता है तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारे पढ़ाने की मेथोडोलॉजी थोड़ी और जो है वो एनहांस होनी चाहिए, बच्चों की एक्टिविटी जो है और ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट जो है हर वो असेसमेंट का जो मेथड है, जो हम अडॉप्ट करते हैं उस फाइनल असेसमेंट से पहले-पहले वो हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग के तौर पर आता है। अब इसके अंदर हम करते क्या-क्या हैं, इसके अंदर हम टेस्ट ले सकते हैं। ये आपके सामने स्लाइड के अंदर जो है एंड पॉइंट पे एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल क्लास टेस्ट, क्विज़ेज़, वर्कशीट्स, होमवर्क, क्लास एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स। इट मीन्स ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम बच्चों को जब हम फाइनल डिग्री देते हैं उनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन ये कांसेप्ट क्लैरिटी के लिए मौजूद होती हैं। समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जिसकी बुनियाद पर हम स्टूडेंट्स को बाकायदा कोई डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम स्टूडेंट को बाकायदा कोई ग्रेड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम स्टूडेंट्स को बाकायदा जो है एक क्लास सर्टिफिकेट हम कह सकते हैं कि अगर वो नेक्स्ट किसी और स्कूल में जा रहा है, तो हम क्लास सर्टिफिकेट इस तरह का प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर उस बच्चे के जो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मार्क्स मौजूद होते हैं। ये हमारी असेसमेंट जो होती है, ये असेसमेंट हमारी अगर हम सेमेस्टर सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, टर्म वाइज़ सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, इवन दो एनुअल सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हर का जो फाइनल हमारा एक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होगा, उस दौरान जो हम बच्चों से एग्ज़ाम लेते हैं और फिर उन्हें उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी असेसमेंट समेटिव असेसमेंट कहलाती है। अब इस समेटिव असेसमेंट या कोई भी असेसमेंट हमने करनी है, तो उस असेसमेंट के लिए लाज़मी तौर पर हम कोई टैक्सोनॉमी की यूटिलाइज़ेशन करते हैं। चूँकि पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ इन्वॉल्व है। मैम नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा काइंडली। जी, हो गई। अब टैक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो लाज़मी बात है कि हमने किसी टैक्सोनॉमी को यूटिलाइज़ करना होता है और वो टैक्सोनॉमी कैसे यूटिलाइज़ हम करते हैं, उस टैक्सोनॉमी की जो हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन्स हैं, वो कौन-कौन सी हैं और उन कॉग्निटिव डोमेन्स को हम किन स्टेजेस में रखते हुए जो है नॉलेज स्टूडेंट्स का चेक करते हैं। वो हमारे पास चूँकि मैंने आपको बताया कि पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन के साथ हमारी अटैचमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बच्चों के एग्ज़ाम लेते हैं और बच्चों की असेसमेंट चेक करते हैं। तो उस दौरान हमारे पास जो वहाँ पे जो टैक्सोनॉमी यूटिलाइज़ होती है, वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में भी लाज़मी तौर पर पता हो। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव डोमेन है, वो हमारे पास उसकी स्टेजेस 6 हैं। उन 6 जो हमारे पास डोमेन्स हैं, उनको 3 डिफरेंट स्टेजेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। कुछ ऐसी वो स्टेज जिसके अंदर हमने सिर्फ़ इनिशियल नॉलेज जो है बच्चों का चेक करते हैं, मिडल स्टेज जिसके अंदर हम उसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं और उसके साथ-साथ उसका फ़ॉर्मूला यूटिलाइज़ेशन चेक करते हैं और नेक्स्ट जो होती है, इनको डेली लाइफ़ के अंदर इन्वॉल्व करते हुए कोई नया रिज़ल्ट जनरेट करवाते हैं। वो एक हायर लेवल की थिंकिंग होती है, जिसे हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं, जिसे हम एनालाइज़ेशन कह सकते हैं, जिसे हम जो है हम सिंथेसिस कह सकते हैं, जिसे हम इवैल्यूएशन कह सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं अपनी स्लाइड को। द सिंगल नेशनल करिकुलम फॉर मैथमेटिक्स क्लास 1 टू 5 2020 इंक्लूड कॉग्निटिव डोमेन्स अलाइन्ड विद टिम्स ए प्रोजेक्ट। हम टिम्स के बारे में भी आगे पढ़ने जा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह उसके बारे में भी हमारे पास स्लाइड मौजूद है। ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, ये एक इंटरनेशनल एक प्रोजेक्ट है एजुकेशनल एसोसिएशन का एजुकेशनल अचीवमेंट्स को चेक करने का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चों को जो लर्निंग आउटकम है वो किस तरह अचीव हुई हैं और इसके अंदर जो है बाकायदा तौर पर ये कॉग्निटिव डोमेन्स की यूटिलाइजेशन होती है। मैम नेक्स्ट कीजिएगा। हमारे पास ये 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं इन कॉग्निटिव डोमेन की और जी। इनकी हम अब मज़ीद इनको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के साथ-साथ इनके एक्शन वर्ब्स को देखेंगे कि वो कौन-सा एक्शन वर्ब है जो कि हमारी बुक के अंदर मौजूद है और वहाँ पर जब हम एक्शन वर्ब को पढ़ेंगे, जो ही उस वर्ब को, वर्ड को, तो फ़ौरन हमारे माइंड में आ जाएगा कि ये कॉग्निटिव डोमेन की कौन-सी स्टेज है
और उस स्टेज को अडॉप्ट करते हुए हमने यहाँ पर किस तरह की वर्किंग करनी है। फिर हम इसके आगे बाकायदा क्लास जो है अपनी किसी क्लास के स्पेसिफिक पेज को देखेंगे और उस पेज को चेक करते हुए देखेंगे कि वहाँ पर ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की स्टेज को कैसे इन्वॉल्व किया गया और वहाँ पर वो आइटम जो है वो कैसा डेवलप किया गया है। जी, हमारे पास सबसे पहली नोइंग के नाम से एक पहली कॉग्निटिव डोमेन है। मैम क्या यही स्लाइड्स शो हो रही है ना आपके पास? जी सर, ये जो येलो और ग्रीन और ब्लू कलर में है नोइंग अप्लाइंग, जी ये हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो इसको काइंडली देखिएगा। इन दिस डोमेन स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड अंडरस्टैंड द बेसिक आइडियाज बिहाइंड देम। नेक्स्ट स्लाइड करें मैम, ये वाली हो गई। नेक्स्ट, हाँ जी ठीक है। अब देखें कि हम जब कॉग्निटिव डोमेन की नॉलेज स्टेज पर जाते हैं तो फर्ज किया हम बच्चों का नॉलेज चेक करना चाहते हैं, हमने 10 उन्हें डिफरेंट टाइप की जो है आइटम्स दिए हैं। फिर हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इन आइटम में जो है बिजली से चलने वाले कौन से आइटम हैं। तो वहाँ पर हमारे पास टेबल पड़ा है, हमारे पास जो है चेयर पड़ी है, वहाँ पर हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, वहाँ पर हमारे पास फैन है, वहाँ पर हमारे पास जो है लैपटॉप पड़ा है, वहाँ पर हमारे पास टेलीविजन पड़ा है। तो फिर बच्चा अगर इन चीज़ों का नॉलेज रखता होगा जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली होंगी, तो वो फ़ौरन उसका इशारा उन चीज़ों की तरफ होगा जो बिजली से चलने वाली हैं। यानी ऐसी चीज़ें जिनका सिर्फ उस बच्चे को नॉलेज होगा और नॉलेज होने के बाद जस्ट वो उसको रिप्रोड्यूस कर देगा सेम एज़, हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सबसे बेसिक स्टेज के अंदर आती हैं, जिसको हम नोइंग या नॉलेज कहते हैं। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर रहते हुए हमारे पास जो है पेपर जब हम बनाते हैं तो पेपर के अंदर क्या पोजीशन होती है, कितनी परसेंटेज हम इसको देते हैं पेपर के अंदर। तो 40% जो करिकुलम नोइंग से डिपेंड करता है, वो हमारा पेपर के अंदर जनरेट किया जाता है। ये भी हम आगे अगली स्लाइड में देखेंगे कि हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कैसे बनाते हैं। वो टेबल जिसके अंदर हम स्पेसिफाइड करते हैं कि कौन सी कॉग्निटिव डोमेन को अडॉप्ट करते हुए हमने कौन से स्ट्रैंड्स के अंदर से कितने क्वेश्चन लेने हैं, ताकि हमारा जो एक पेपर हो वो ऐसा पेपर बनकर आए जिसके अंदर जितनी ये हमने कॉग्निटिव डोमेन की परसेंटेज लेनी है वो भी हो जाए और जिस स्ट्रैंड से हमने जितने क्वेश्चन लेने हैं वो भी हो जाए। जी अब एक्शन वर्ब को देखते हैं। अगर आपके सामने एक बॉक्स सा बना हुआ आपके सामने नजर आ रहा है, इसके अंदर एक्शन वर्ब मौजूद हैं। वो एक्शन वर्ब जिनको हम देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये वो एक्शन वर्ब हैं कि इनके साथ जो आगे क्वेश्चन दिया गया है या जो पूछा जा रहा है वो नॉलेज लेवल का है। तो पहला अगर एक्शन वर्ब देखा जाए तो वो रिकॉल लिखा हुआ है। इट मींस रिकॉल डेफिनेशन हो सकता है, रिकॉल टर्मिनोलॉजी हो सकता है, रिकॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हो सकता है, रिकॉल ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है या नोटेशन हो सकता है। इस बारे मैंने आपको एग्जांपल दी रिकॉग्निशन से मुतल्लिक। रिकॉग्नाइज हमने करना होता है, नंबर्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, कोई शेप हो सकती है। इसके बाद क्लासिफिकेशन हो सकती है और कंप्यूटेशन हो सकती है। ये वो वर्ड हैं और इनकी एग्जांपल बुक से अंदर हमारे पास मौजूद है जिनको हमने देखा। अब हम एक स्पेसिफाइड, अब काइंडली नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। उसके अंदर हम देखेंगे कि उस स्लाइड के अंदर जो है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए मैम, टेक्स्ट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन नोइंग। जी यहाँ पर आप लोगों के सामने, यहाँ पर आपके सामने देखें एक बुक का एक पेज दिया गया है। ये ग्रेड 4 की बुक है और पेज 48 है। अब यहाँ पर एक बच्चा है जिससे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 13 इज अ डैश नंबर। अब स्टूडेंट को अगर 13 के कंसेप्ट पता है, अब नीचे वो क्वेश्चन है कंपोजिट का, उससे कंसेप्ट पता है कि कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिन पर एक से ज्यादा टेबल जा रहे होते हैं या जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा बन रहे होते हैं। उसे कॉमन का कंसेप्ट पता होगा कि कॉमन के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 या 3 हमारे पास वैल्यूज हों और उनमें से कोई कॉमन लेना हो। मल्टीपल का मतलब है कि हमने वहां पर कोई टेबल जो है वो जनरेट किया हो। और फिर प्राइम का मतलब है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों या जिन पे सिर्फ अपना एक ही टेबल जा रहा हो। तो जब ये बच्चे को ये बेसिक नॉलेज पता होगा तो वो फौरन इस 13 के बाद हमें ये बताएगा कि ये नंबर तो ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, 13 और 1, या ये वो नंबर है जिस पर सिर्फ एक सिंगल टेबल 13 का जा रहा है, तो इसलिए ये वो नंबर है जिसको हम प्राइम नंबर से जो है जानते हैं। तो फौरन वो इसके ऊपर टिक कर देगा। यानी यहाँ पर कोई जो उसने एप्लीकेशन नहीं करनी, कोई कंप्रीहेंशन नहीं करनी, जस्ट